फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको विलयन चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो कि परासरण और विसरण की क्रिया में विभेद है, इसके बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 2010 में भी पूछा गया है और कई दफ़े आपसे पूछा जाता है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी रेगुलर वीडियो मिला करेंगी। सारी वीडियो में दोस्तों हमारा यही कोशिश रहेगा कि 80% हम फोकस करें एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स पर और 20% फोकस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जो कि आप यदि 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करते हो तो जाहिर सी बात है आप अपने एग्जाम में ज़बरदस्त नंबर जरूर लाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से एनसीईआरटी का टोटल सिलेबस हो गया तब से क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आपका पूछा जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में हमको अंतर क्या स्पष्ट करना है। पहला अंतर हम दोस्तों बताते हैं, जो परासरण की क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। यानी कि जब भी परासरण की क्रिया होगी तो उस परासरण की क्रिया में आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। लेकिन वही विसरण की क्रिया की बात करें तो विसरण की क्रिया में यह जरूरी नहीं है कि अर्धपारगम्य झिल्ली हो। यानी कि विसरण की क्रिया में आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, जबकि परासरण की क्रिया में आपका अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में। दूसरा डिफरेंस ये है कि परासरण में विलायक के जो कण होते हैं वो केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। यानी कि जो विलायक के कण होंगे वो सिर्फ एक दिशा में विसरित होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में। यानी कि इसको हम इंग्लिश में यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। परासरण में विलायक के जो कण होते हैं वो केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। लेकिन यही जब हम विसरण की बात करते हैं तो विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के जो कण होते हैं, चाहे चूंकि हम जानते हैं कि विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक होता है, यानी कि विलेय के कण और विलायक के कण दोनों मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। तो विसरण में विलेय तथा विलायक जो होते हैं दोनों के कण जो होते हैं ये प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। यानी कि इनके फ्लो होने का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं, प्रत्येक दिशा में विसरित हो जाते हैं। जबकि परासरण वाले क्रिया में क्या होता है, केवल एक ही दिशा में परासरण में विलायक के कण जो है मूव करते हैं, मतलब कि गतिशील होते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके तीसरे डिफरेंस के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलें। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल पांडे जी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अच्छा से अच्छा आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप लोग की संख्या बहुत अधिक होनी आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं परासरण में विलायक के जो कण होते हैं ये कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि एक सांद्र विलयन होता है और एक तनु विलयन होता है। तो यदि दो विलयन है तो एक उसमें से कम सांद्र विलयन होगा और एक उसमें से अधिक सांद्र विलयन होगा। तो जो विलायक के कण होंगे और परासरण की क्रिया यदि होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें ये प्रोसेस होगा आपका कि जो विलायक के कण होता है वो हमेशा सांद्र विलयन से लेकर के और तनु विलयन की ओर जाएंगे। यानी कि कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जाते हैं। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं विसरण में जस्ट इसका अपोजिट होता है। विसरण की क्रिया में क्या होता है, जो विलेय के कण होते हैं ये अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। यानी कि जो भी आपका विलेय के कण होगा, विसरण का प्रोसेस होगा, विसरण की क्रिया होगी और विलेय का यदि कण होगा तो विलेय के कण जो है गतिशील होंगे और उनकी गति जो होगी वो सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होगी। यानी कि कह सकते हैं आपकी सांद्र विलयन से लेकर के और तनु विलयन की ओर इनकी गति होती है। तो ये परासरण और विसरण की क्रिया बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। आप जानते हैं कि मैटर जो होता है वो 3 अवस्थाओं में रहता है, यानी कि द्रव्य जो है वो 3 अवस्थाओं में रहता है। पहला ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो जो ठोस अवस्था होता है तो परासरण की क्रिया जो होती है वो केवल द्रव अवस्था में ही होती है, जबकि जो विसरण की क्रिया है हमारा ये ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता
सकता है और आपके गैस स्टेज में भी हो सकता है। यानी कि विसरण की जो प्रोसेस होता है वो ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन परासरण की क्रिया जो होती है वो केवल व केवल द्रव अवस्था में होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि परासरण तथा विसरण की क्रिया में विभेद जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो इससे पहले हम जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन से लेकर के सभी वीडियो जो है टाइम पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। धन्यवाद।